सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज वक्फ कानून को लेकर के जो बहस हुई है, अगर आप उसको कायदे से सुनेंगे तो आपको तरस आएगा इस सरकार पर, तरस आएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, उनके मंत्रियों पर। यही सरकार है जो ढोल पीट रही थी संसद के अंदर। वक्फ कानून पर खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साहब दलील पर दलील पेश कर रहे थे, क्योंकि संसद में ओम बिरला हो चाहे जगदीप धनखड़ साहब हो, जो एक जज की भूमिका में होते हैं, अगर वहां पर अगर सही से बहस हो जाती तो शायद सुप्रीम कोर्ट में आज ये हालत नहीं होती। जो नरेंद्र मोदी साहब 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि मुसलमानों की हालत इस वक्फ कानून की वजह से इतनी बदतर थी, इस वक्फ बोर्ड की वजह से इतनी बदतर थी कि वो पंचर वाले बने हुए हैं, आज उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में दलीलें नहीं रख पाए और सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल ने, केंद्र सरकार ने आखिरकार 7 दिन का समय मांगा और खुद से कहा कि माननीय जज साहब, हम इस दौरान में कोई भी नई नियुक्ति नहीं करेंगे। यानी वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ काउंसिल के अंदर गैर मुसलमानों की भर्ती को लेकर के जो डींगे हांकी जा रही थी, उसको लेकर के खुद सरकार बैकफुट पर आ गई और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने आप से कहा कि हम कोई भी नई नियुक्ति नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी बात कह दी कि हम डीएम कलेक्टर के जरिए किसी भी संपत्ति को डीनोटिफाई नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी कानूनी भाषा है, फिर उसके बाद में आसानी से आपको बताता हूं आसान भाषा में कि क्या पूरा माजरा है। और इसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में, अच्छी बात यह है कि हिंदी में विस्तार से आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ और कल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको लेकर के अपनी बात रखी है। लेकिन जरा सोचिए कि जो सरकार दलीलों से पूरी तरह से लबरेज थी, वो सरकार खाली हाथ क्यों नजर आने लगी? क्यों सरकार ने खुद से 7 दिन का वक्त मांगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आप सब जानते हैं कि कोर्ट में जब 2 वकील होते हैं, एक पक्ष का वकील है, एक विपक्ष का वकील है, पक्ष वाले वकील के पास में या विपक्ष वाले वकील के पास में जब जिरह करने के लिए दलीलें नहीं होती हैं, सबूत नहीं होते हैं पेश करने के लिए, कुछ भी मटेरियल नहीं होता है बोलने के लिए, तो अक्सर वो यही कहता है कि हमें एक तारीख और दे दी जाए। और आज यही हुआ। 7 दिन का समय उन्होंने मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिन का समय देते हुए अगली तारीख, सुनवाई की अगली तारीख 5 मई कर दी। 7 दिनों में केंद्र सरकार को जवाब पेश करना है। उस जवाब को फिर मुस्लिम पक्षकार की तरफ से याचिकाकर्ता, उनके वकील, वो उस पर अपना जवाब देंगे। 5 दिनों में, अगले फिर आने वाले 5 दिनों में सुप्रीम कोर्ट उसको रीड आउट करेगा और अपना फिर फैसला देगा। ये वाकई अपने आप में एक तरीके से देखें तो सरकार का बहुत बड़ा दिवालियापन है कि आप दलीलें नहीं पेश कर पाए। 3 बड़ी बातें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, 3 बड़े आदेश जो सरकार के ऊपर एक तरीके से चाबुक की तरीके से चले हैं। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। यानी मस्जिद मस्जिद रहेगी, दरगाह दरगाह रहेगी, कब्रिस्तान कब्रिस्तान रहेगा। आप उसको सरकारी संपत्ति नहीं घोषित कर पाएंगे। दूसरी दलील, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। अब इस बात को क्या समझा जाए, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। ये बात तो आप समझ ही गए कि बोर्ड के अंदर कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन दूसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि कोई संपत्ति है, जैसे मान लीजिए कि 300 साल पहले, 200 साल पहले किसी ने अपनी जमीन वो दे दी मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए। उस जमीन के उस वक्त में कागजात करवाए नहीं गए, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया
और ऐसी कुल मिलाकर के 8 लाख संपत्तियों में से करीब 4 लाख संपत्तियां ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो सरकार या कलेक्टर उसको चाहे तो जब तक उस पर विवाद चले तब तक उसको सरकारी संपत्ति के तौर पर एक तरीके से यूज कर सकते थे। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि अगर वक्फ बाय यूजर यानी जिसका कागज नहीं है, जो केवल वक्फ बाय यूजर के तहत ही वक्फ मानी गई है, वो संपत्ति हो, या वक्फ बाय डीड यानी जिसके कागज है लेकिन विवाद है उस पर, उसको भी आप उस सरकारी संपत्ति, उस वक्फ की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित नहीं कर सकते हैं। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूजर जो एक फ्रेज है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं, जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3 R, जिसमें वक्फ बाय यूजर को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूजर का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं, अगर आप कानून को पढ़ें जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने, और उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूजर, वो सब में यथास्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। इसका अंतिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय करेगी, लेकिन यथास्थिति कानून के लागू होने के पहले वैसी ही रहेगी। ये एक तीसरा आंतरिक आदेश है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और सरकार जो है वो जवाब नहीं दे पा रही है। मतलब जिस चीज को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के सरकार इतना एक तरीके से उत्तेजित दिखाई दे रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नैरेटिव पेश कर रहे थे कि पंचर वाले बने हुए मुसलमान इस कानून की वजह से। लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अब सरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, रैलियों में नरेंद्र मोदी और संसद में अमित शाह इतनी सारी बातें कह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं कह पाए। 3 बड़ी बातें सुनिए। कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता, और 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और 29 अल्पसंख्यक अधिकार, और 300A यानी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। मतलब सीधे तौर पर यह संविधान में भारतीय नागरिकों के दिए गए, अल्पसंख्यकों के दिए गए अधिकारों का हनन करता है, और इसके अगेंस्ट में आप अपनी बात को वहां पर रख ही नहीं पाए। कमाल की बात। और ये पहले दिन से ये बात कही जा रही थी सरकार की। अब सरकार ने 7 दिन का समय मांगा है। क्या सरकार को नहीं पता था कि सारी बातें वहां पर दोहराई जाएंगी, कही जाएंगी? इसके आगे वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। मतलब यहां पर कलेक्टर को भर भर करके पावर दी जा रही थी। क्यों दी जा रही थी भाई? और वहां पर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए।
यह कानून मुस्लिम समुदायों के साथ में भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर सम्मान प्रतिबंध नहीं है। ये सिर्फ मामले को मुसलमान या अल्पसंख्यक की नज़र से देखना सही नहीं होगा। ये मामला निश्चित रूप से उनके संबंध का है, लेकिन ये संविधान की आत्मा का सवाल है सर्वोपरि रूप से। अगर आज एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा हो सकता है तो कल हर अल्पसंख्यक संस्था खतरे में होगी। ये विधेयक संविधान की बराबरी की भावना को पर आक्रमण करता है और ये धार्मिक स्वतंत्रता को सरकारी मंजूरी से जोड़ने की कोशिश करता है। आपकी संवैधानिक स्वतंत्रता, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता मेरी प्रशासनिक या सरकारी मजबूरी पर निर्भर है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलने का हक शायद हम सबसे भी छिन जाएगा। और ये लड़ाई केवल एक कानून की नहीं, एक सोच के विरुद्ध है। अधिकारों को रियायत और पहचान को शक समझती है। ये हमारा मूल इस पे विरोध है। अब बताइए आप, जब विपक्ष की इतनी तैयारी थी, अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, राजीव धवन हो, ये तमाम जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से वकील थे वहां पर अपनी पैरवी कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे और सोलिसिटर जनरल के पास में ढंग की तर्क नहीं था, वहां पर ढंग का कोई बात करने के लिए थी नहीं वहां पर, और इसीलिए उन्होंने समय मांगा। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आप मुसलमानों के ट्रस्ट में क्यों घुसना चाहते हैं। आप हिंदू ट्रस्ट में क्या मुसलमानों को घुसाएंगे? ये बात सुप्रीम कोर्ट में हुई है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुनिए, उन्होंने विस्तार से एक एक करके कई भारतीय हिंदू ट्रस्टों के नाम बताए हैं और वहां पर मुसलमानों को लेकर के या हिंदुओं में ही गैर बिरादरी को लेकर के किस तरीके से रोक है, सुन लीजिए। वो हैं दो प्रावधान 9 और 14। 9 डील करता है केंद्र की काउंसिल से। उस काउंसिल में अभी तक ये याद रहे, अभी तक जो कानून चल रहा था 2013 का था, उससे पहले 1995 का था जिसको 13 ने संशोधित किया। उसके भी पहले और 13 तक के अभी भी जो कानून चल रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अमेंडमेंट है, संशोधन है, कानून अभी भी 95 वाला है। हमेशा पूर्णतया 100% मुसलमान ही वक्फ पे रह सकते थे और इसमें कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है। हमने पार्लियामेंट में और बाहर भी कई आपको उदाहरण दिए। कर्नाटक का हिंदू रिलीजियस एक्ट, जगन्नाथ टेम्पल का, माता वैष्णो देवी का, इधर अपने तिरुपति का, काशी विश्वनाथ का, सिख गुरुद्वारा एक्ट, कई हैं जिसमें ये बड़ा स्पष्ट है कि सिर्फ उसी समुदाय, उसी धार्मिक वर्ग के लोग ही उसका संचालन कर सकते हैं और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये दो प्रावधान हैं 9 और 14। इसमें पहली बार प्रावधान ये है कि संभवतः थ्योरेटिकली जहां तक काउंसिल का सवाल है तो 12-22 में से नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि है तो प्रावधान बड़ा लंबा चौड़ा और विकसित, लेकिन 22 टोटल हो सकते हैं, उसमें से 12 तक नॉन मुसलमान हो सकते हैं। केंद्रीय काउंसिल जो है वक्फ। जो दूसरा प्रावधान है 14 नंबर, वो बोर्ड्स के बारे में है। बोर्ड्स में 11 में से 7 नॉन मुसलमान हो सकते हैं। ये मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि अपनी संस्था को स्वायत्तता के साथ अपने समुदाय द्वारा, अपने धार्मिक वर्ग द्वारा चलाया जाए। और जो पिछले 70, ये पहला जो एक्ट है वक्फ का कानून, वो 1913 में आया था, फिर 23 में आया, फिर 95 में आया, फिर 13 में फिर संशोधित हुआ 2013 में, 1913 में, 100 वर्ष से ज़्यादा पहले। कभी ऐसा नहीं हुआ जो 9 और ये 14 वाले प्रावधान कहते हैं। और आप आज कल भी हमने दलील की, पक्ष रखा उच्चतम न्यायालय के सामने, कुछ प्रश्न उत्तर भी हुआ जो आज रिपोर्ट भी हुआ है कि क्या आप सिख गुरुद्वारा एक्ट में किसी और मुसलमान को डालेंगे, क्या वैष्णो देवी श्राइन में किसी मुसलमान को बिठाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और बड़े अजीबोगरीब प्रावधान, एक प्रावधान है कि अगर 100% हम लोग 100% लोग हैं, अविश्वास मत करें इस आदमी के ऊपर जो हमारा अध्यक्ष है, बोर्ड का अध्यक्ष ये है, हम लोग सब 100% अविश्वास मत डाल दें इसके ऊपर, उसको हटा नहीं सकते जब तक कि सरकार नहीं हटाए उसे। इसमें क्या गणतंत्र रहा, लोकतंत्र रहा, स्वायत्त रहा?
अपने आदमी को अपने आप चुनना या उस पर विश्वास होना कहाँ रहा। इसी प्रकार से सीईओ, ये मजाकिया प्रावधान है, मजाकिया है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ भी नॉन मुसलमान हो सकता है। सीईओ को आप कई नामों से बुला सकते हैं, जो मैनेजर कह लीजिए, जो दिन प्रतिदिन काम चलाता है, गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक होते हैं कई सीनियर वरिष्ठ, वो सिख ही नहीं हो। ये प्रावधान है सीईओ के बारे में। और ये बता दूं मैं आपको कि पहले सब प्रावधान इसमें विपरीत थे। इसके एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, तो अभी तक जितना मैंने बोला उसमें 2 मामलों में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है। आज अभी तक जितना मैंने बोला उस पर बात कर रहा हूं, 9 पे और 14 पे, और कहा है कि 9 और 14 की जो आज की स्थिति है, अस्तित्व है, उसको आप अगली तारीख तक या आगे तक, जब तक की अनुमति नहीं आए कोर्ट की या बदलाव नहीं आए इस आंतरिक आदेश में, तब तक आप उनके अस्तित्व को नहीं बदल सकते। नियुक्तियां या रिक्त स्थान को भरना या अदला बदली करना नहीं कर सकते आप। तो इन 2 पे तो आज ही हो गया है। यानी एक तरीके से अगर आप देखें तो सरकार इस मामले में फंस गई है। जो अभी तक कूद रहे थे कि इस वक्फ कानून के सहारे हम बिहार जीत लेंगे, बंगाल जीत लेंगे, वो बिहार बंगाल जीतना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सरकार अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही है। 2 दिन में यह हालत हो गई है। अब बड़ी बात यह है, 5 मई को सुनवाई होनी है, 13 मई को सीजीआई संजीव खन्ना, उनका रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट से पहले क्या वाकई वो एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला जाते जाते करके जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। 5 मई और 13 मई के बीच में सिर्फ 1 हफ्ते का फर्क है, और 1 हफ्ते पहले, अपनी रिटायरमेंट से 1 हफ्ते पहले वो किस तरीके का जजमेंट दे करके जाते हैं, देखने वाली बात रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को कहा है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें अंतरिम आदेश एक तरीके से पेश किए जाएंगे। तो अगली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। 2 दिन की सुनवाई में सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। वकीलों ने अपनी दलीलें रखी, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।